स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सामाजिक समूह। और इसका अर्थ और परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, इसकी विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं इससे पहले के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह के प्रकार, सामाजिक संबंधों के आधार पर समूहों के वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार सामाजिक संबंधों का आधार माना जाता है। यहाँ पे सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूहों को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया गया है। इस दृष्टि से चार्ल्स कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ल्स कूले ने संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया और बाद के समाजशास्त्रियों ने प्राथमिक समूह से विभिन्न विशेषताओं वाले समूह को द्वितीयक समूह के नाम से संबोधित किया। यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे प्राथमिक समूह के बारे में, प्राइमरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया और उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा गया जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों या सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य और सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सबसे पहले खेल कूद के साथियों, परिवार और पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक शब्द को काम में लिया है। इन्होंने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व और प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ साहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, लेकिन इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ साहचर्य का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तिगताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। चार्ल्स कूले की इस परिभाषा से यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों और हम की भावना का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। और किंग्सले डेविस ने कहा है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। इन्होंने बताया कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है और उसे सलाम करता है। इसके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध नहीं होकर यांत्रिक संबंध है। जब सेना का एक सिपाही किसी अपने अफसर के सामने झुकता है तो उसे उन्होंने यांत्रिक संबंध बताया है। इन्होंने बताया है कि हम की भावना तो बड़े बड़े द्वितीयक समूहों में भी पाई जाती है और इसीलिए इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक समूह नहीं कहा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह की इन दो विशेषताओं के अलावा कुछ अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि संबंधों की संपूर्णता होना भी ज़रूरी है, संबंधों की अवधि कितनी है, संबंधों की घनिष्ठता और व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिक समूहों की आवश्यक विशेषताओं के रूप में इन्होंने माना है। कॉजर और रोजनबर्ग का कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन विद्वानों ने बताया कि आमने सामने के संबंध और लघु आकार प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषता है। सामाजिक समूहों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इससे स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूहों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। लुंडबर्ग ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। इस परिभाषा में प्राथमिक समूह के लिए लघु आकार, संबंधों की घनिष्ठता, सहभागिता और व्यक्तिगता पर जोर दिया गया है।
फेयरचाइल्ड ने कहा है कि एक प्राथमिक समूह का जिसमें 2 से लेकर 50 या 60 लोगों के या एक छोटी संख्या के अपेक्षाकृत अधिक लंबे समय तक चलने वाले आमने सामने के संबंधों में किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि केवल एक व्यक्ति के रूप में, ना कि विशिष्ट कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों या संगठनों के नियोक्ताओं के रूप में रहते हैं, को परिभाषित किया जा सकता है। इस परिभाषा में फेयरचाइल्ड ने सदस्यों की कम संख्या, घनिष्ठ और स्थिर संबंधों, आमने सामने के संबंधों और संबंधों की संपूर्णता को प्राथमिक समूह की विशेषताओं के रूप में स्वीकार किया है। किम्बाल यंग ने प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि परस्पर आमने सामने के संपर्क प्राथमिक समूह में होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। एलेक्स इंकल्स ने कहा कि प्राथमिक समूहों में सदस्यों के संबंध भी प्राथमिक होते हैं, जिनमें व्यक्तियों के आमने सामने के संबंध होते हैं और सहयोग और सहवास की भावना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्तियों का अहम हम की भावना में बदल जाता है। मैकाइवर और पेज ने प्राथमिक समूहों के संबंधों के बारे में लिखा है कि सबसे सरल, सर्वप्रथम और साहचर्य के सभी स्वरूपों में सार्वभौमिक समूह वह है जिसमें कि थोड़ी संख्या में लोग संगति के लिए आमने सामने मिलते हैं, पारस्परिक रूप से एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस प्रश्न पर विचार करते हैं जो उन सबसे संबंधित है, या किसी सामान्य नीति की खोज करते हैं या उसे क्रियान्वित करते हैं। यह आमने सामने का समूह सभी संगठनों में केंद्र के रूप में होता है और यह किसी न किसी रूप में सभी जटिल व्यवस्थाओं में पाया जाता है। यह सामाजिक संरचना की इकाई कोशिका यूनिट सेल है। प्राथमिक समूह परिवार के रूप में समाज की रहस्यपूर्ण बातों से हमें परिचित कराता है। यह एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम खिलाड़ी के रूप में अपनी सामाजिक मनोवृत्तियों को क्रियात्मक रूप देते हैं। यह हमारे रीति रिवाजों का एक स्थल है, हमारी कृतज्ञता का पोषक है और यह हमारी सामाजिक संतुष्टियों का प्रथम और साधारणता बना रहने वाला प्रमुख केंद्र है। प्राथमिक समूह के विवेचन में मैकाइवर और पेज ने आमने सामने के संबंधों पर विशेष जोर दिया है, लेकिन वास्तव में प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें घनिष्ठ व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये वे समूह है जिसमें हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, अनुक्रिया की हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। प्राथमिक समूह के कुछ उदाहरण भी हैं जो कि चार्ल्स कूले के द्वारा बताए गए हैं। वैसे चार्ल्स कूले ने 3 समूहों को विशिष्ट रूप से प्राथमिक समूह माना है: परिवार, क्रीड़ा समूह और तीसरा है पड़ोस। मैकाइवर और पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी समूह, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद को भी प्राथमिक समूह माना है। तो डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और कार्य करने वाले समूह को भी प्राथमिक समूह में सम्मिलित किया है। इसके अलावा प्राथमिक समूह की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है। प्रोफेसर किंगस्ले डेविस ने प्राथमिक समूह की 2 प्रकार की विशेषताएं बताई है। एक उन्होंने बताई है भौतिक और आंतरिक विशेषताएं। यहाँ सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राथमिक समूहों की कुछ भौतिक विशेषताएं, जैसे कि प्राथमिक समूह के लिए आमने सामने के संबंधों पर बल दिया गया है, लेकिन चार्ल्स कूले ने ऐसे संबंधों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत नहीं की है। प्रोफेसर किंगस्ले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। सबसे पहली विशेषता उन्होंने बताया है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके और व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने, साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने और बातचीत करने से उनमें विचारों और भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो पाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति और सहयोग पनपते हैं। प्राथमिक संबंध के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं होती। रेल के एक डिब्बे में या किसी बस में बहुत से यात्री एक साथ यात्रा करते हैं, लेकिन वे एक प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से मेले में अनेक लोगों में शारीरिक निकटता पाई जाती है, लेकिन उनमें प्राथमिक समूह नहीं बन जाता। इसका कारण यह है कि इन लोगों में प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। इन संबंधों में घनिष्ठता का अभाव रहता है। एक दूसरे के निकट होते हुए भी इन लोगों के संबंधों में मानसिक दृष्टि से निकटता नहीं पाई जाती।
शारीरिक निकटता प्राथमिक समूहों के निर्माण का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह परिस्थिति संस्कृति के द्वारा परिभाषित होती है। दूसरी भौतिक विशेषता है समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व घट जाता है और ऐसा समूह एक औपचारिक संगठन ही रह जाता है। सदस्य संख्या का आपसी संबंधों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामाजिक नियंत्रण पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह की सदस्य संख्या के संबंध में फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्यतः 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक ऐसे समूह में पाए जाते हैं और ऐसे समूहों में विचारों का आदान प्रदान प्रत्यक्ष रूप से होता है, किसी अन्य माध्यम के द्वारा नहीं। समूह के छोटे आकार का होने से ही सदस्य एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप सम्मिलित हो सकते हैं और उनमें घनिष्ठता विकसित हो सकती है। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए ज़रूरी है और निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा हो जाते हैं, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए ज़रूरी है। इस विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार और संबंधों की लंबी अवधि का होना ज़रूरी है। इन तीनों विशेषताओं के एक साथ होने पर प्राथमिक समूह का विकास सरलता से हो पाता है। तो ये प्राथमिक समूह की कुछ भौतिक विशेषताएं थी जो प्रोफेसर किंग्सले डेविस के द्वारा बताई गई थी। शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि।